हाय स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट यूनिट जो है वो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले ये जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। भाई हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें तो पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है वो जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब जो चार्ज मूव नहीं कर रहा है, विदाउट मोशन हम बात करेंगे इस पूरे में। स्टैटिक चार्ज और उसके बीच में, स्टैटिक चार्ज के बीच में जो भी इंटरेक्शंस होंगे, कितना फोर्स लग रहा है या उसका फील्ड इफेक्ट कितना है, जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सब इंटरेक्शन की जो स्टडी करेंगे जिस ब्रांच में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें मेनली क्या पढ़ना है? स्टैटिक चार्ज और उनके बीच में होने वाला इंटरेक्शन। क्लियर? तो हमें ये स्टडी करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैटिक चार्ज। चार्ज क्या है सबसे पहले ये तो पता लगे, चार्ज है क्या। तो चार्ज क्या है पहले वो जानते हैं। तो चार्ज जानने के लिए हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सबसे पहले वर्ड हमारे सामने आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमने क्या किया, कोई भी टू बॉडीज़ को लिया, कोई भी अलग अलग टू बॉडीज़ ली हमने, और उन बॉडीज़ को हमने आपस में रब किया। क्या किया हमने? आपस में रब किया। रब करने से क्या होगा? रब करने से अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने से वहाँ पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्या होगा वहाँ पर? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। और जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से वो बॉडीज़ जो हमने ली थी वो बॉडीज़ अब क्या करने लगेंगी? टिनी, मतलब बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने? टिनी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया इस प्रॉपर्टी की वजह से। बस उसी प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से रब करने की वजह से वो प्रॉपर्टी जनरेट हुई, बस उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही वो जो ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। उससे पहले वो स्टार्ट अट्रैक्शन नहीं दिखा रही थी, लेकिन अब अट्रैक्शन शो करेगी। क्लियर? इसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमने क्या किया, कॉम्ब लिया और उसे हमने किसी, जैसे हेयर है या सिल्क है, हेयर के साथ ही सपोज करो कि कॉम्ब को हमने हेयर के साथ रब किया। तो कॉम्ब को हमने हेयर के साथ रब किया और रब करने पर क्या होगा? कॉम्ब अब पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो कॉम्ब पहले नहीं अट्रैक्ट कर रहा था, पेपर पीसेस को पहले अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब अट्रैक्ट करने के पीछे रीज़न क्या हो गया? अब अट्रैक्ट करने के पीछे रीज़न है वही इलेक्ट्रिक चार्ज। कॉम्ब के पास में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से वो उसने पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ग्लास रॉड ली। ठीक है, तो ग्लास रॉड ले ली, उस ग्लास रॉड पर रॉड को हमने क्या किया? सिल्क के से रब किया है। ठीक है, सिल्क का क्लॉथ ले लिया, उस सिल्क के क्लॉथ से रब किया। रब करने पर भी फिर वही कंडीशन आ रही है कि वो भी क्या करेगा? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करने लगेगी। जो रॉड है वो भी क्या करती है? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करना शुरू कर देती है। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि उसने भी वही अट्रैक्शन शो करता है। अट्रैक्शन शो करने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ। वो कैसे प्रोड्यूस हुआ वो भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन हाँ उसके अंदर कुछ तो आ गया। वो कुछ ही क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ग्लास रॉड की बात हो गई सिल्क के साथ। ऐसे ही और भी हम कर सकते हैं। एबोनाइट की रॉड लेंगे हम। ठीक है, एबोनाइट की रॉड लेंगे और उसे एबोनाइट की रॉड को हम क्या करेंगे? कैट स्किन या फर के साथ रब करेंगे, और रब करने पर उस एबोनाइट की रॉड के पास भी यही कंडीशन आती है कि उसके पास भी चार्ज आ जाता है। ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड कैसे करते हैं? हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली, उसे हमने सिल्क के साथ रब किया। दूसरी ग्लास रॉड ली, उसे भी सिल्क के साथ रब किया। और रब करने के बाद जब इन दोनों को पास लेके आते हैं तो जब पास लाएंगे तो ये रिपल्सन शो करती है। तो रिपल्सन शो करने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि एक रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया ग्लास रॉड के पास में, तो दूसरी ग्लास रॉड के पास में भी पॉजिटिव चार्ज आया, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्लियर है ये बात? ऐसे एबोनाइट के साथ अगर एक्सपेरिमेंट यही रिपीट किया जाए, तो एबोनाइट की रॉड ली, कैट स्किन के साथ रब किया,
दूसरी एबोनाइट की रॉड लो, कैटस्किन के साथ रब करो और दोनों को पास लेके आओ, सेम रिजल्ट आएगा। क्या? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। क्या करेंगी? रिपेल करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर? तो रिपल्सन जो है वो क्या शो कर रहा है कि दोनों चार्जेस या दोनों रॉड पर जो चार्जेस थे वो कैसे हैं? सेम। क्लियर? यही एक्सपेरिमेंट अगर हम अलग अलग करें, मतलब ग्लास रॉड रखें और एबोनाइट रॉड रखें आफ्टर फ्रिक्शन विद सिल्क क्लॉथ एंड कैट स्किन, तब क्या होगा? देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो अट्रैक्शन क्या का सेंस क्या हुआ? मतलब जो ग्लास रॉड के पास चार्ज था वो अब एबोनाइट के पास नहीं है, एबोनाइट के पास दूसरा चार्ज है। कैसा चार्ज है? दूसरा। तो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात बताई थी कि भाई चार्ज का नेचर दो तरह से डिवाइड हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और ये बात हम पहले से ही जानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव सेम जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस होते हैं जो प्लस और माइनस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात हमें पहले से नोन है। क्लियर है? तो ये बात हमें समझ में आ गई कि हाँ भाई चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं। क्लियर? इसके बाद अब हम चलते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के पास। तो आखिर चार्ज के बारे में इतना जानना है हमें, सब कुछ पढ़ना ही चार्ज के बारे में, तो उसकी प्रॉपर्टी भी चाहिए हमें। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि चार्ज प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब है कि इसके पास इसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर? सिंपल सा वर्ड है तो। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि इस मार्कर के पास में 20 माइक्रोकूलम चार्ज है सपोज, ठीक है, तो ये 20 माइक्रोकूलम चार्ज मैं नोट करूँगा तब भी यही रहेगा, दूर कोई खड़ा है वो भी नोट करेगा तब भी, और कोई दूर खड़ा हुआ है वो भी नोट करेगा तब भी, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि यहाँ है कि और पीछे है कि और पीछे है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कितना भी डिस्टेंस पे खड़ा हो, चल रहा है कोई तब भी इतना ही रहेगा, रुका हुआ है तब भी यही रहेगा, आज देखो कल देखो वो 20 रहना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या वर्ड समझ में आ गया। थर्ड, अगर हम बात करें कि इसका यूनिट क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें नीड है सी की, और वो है SI यूनिट इसकी कितनी होगी। तो SI यूनिट इसकी है कूलाम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। पता है साइंटिस्ट नेम है कूलाम, तो SI यूनिट क्या है इसकी? कूलाम है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? C से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 कूलाम एक बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट का मतलब है एक कूलाम चार्ज बहुत होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे छोटे छोटे यूनिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 1 माइक्रोकूलाम, 1 नैनोकूलाम, 1 पिकोकूलाम, माइक्रो मतलब -6, नैनो -9, पिको -12, इस तरह से यूज़ करेंगे हम इसे। ठीक है, तो कूलाम मेन लर्न करने की बात यह है, हमें लर्न करना है कि इसकी SI यूनिट 1 कूलाम है। ठीक है, उसके बाद हमें याद कर लेंगे भाई माइक्रो नैनो पिको की फॉर्म में हमें लर्न करना है, तो वो इस तरह से आएगा हमारे पास में। ठीक, इसके बाद इसकी CGS यूनिट की बात करते हैं। CGS सिस्टम पढ़ा है हमने। ठीक है, तो उसकी यूनिट, उसमें जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसे बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी को हम बोलते हैं स्टेट कूलाम। क्या बोल देते हैं? स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्या है? 1 कूलाम बड़ी यूनिट है, वो इक्वल है 3 × 10⁹ ESU के। ठीक है, एक कूलाम में इतने ESU होते हैं। क्लियर? तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। तो स्टेट कूलाम एक और यूनिट है। अदर यूनिट में अगर हम चलते हैं, और यूनिट भी हैं इसकी, तो अदर यूनिट्स में अगर हम चलें तो एक इसकी यूनिट आती है 1 EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 1 EMU, ये कूलाम से भी बड़ा है। कितना बड़ा है? 10 कूलाम के इक्वल है, तो बड़ा हो गया।
1 EMU कितने के इक्वल है, 10 कूलम, तो वो उससे भी बड़ा है। ठीक है, तो 1 EMU 10 कूलम के इक्वल है, यानी कि अगर हम इसका कंपेरिजन करें तो 10⁻10 हो जाएगा यहाँ पर आते आते। 1 कूलम हटा दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो 3 × 10⁹ है। 1 कूलम की जगह यहाँ पुट करोगे, एक ये पावर रखी है, एक ये, 9 और 1 10 पावर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 1 EMU की बात है। सबसे बड़ी यूनिट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसमें आएगा एक वर्ड, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है फैराडे। साइंटिस्ट नेम है फैराडे, और वो 96,500 कूलम है। कितनी बड़ी यूनिट है सोचो, 96,500 कूलम, इतनी बड़ी यूनिट है। किसके इक्वल होती है ये, 1 फैराडे। कितनी है, 1 फैराडे की इक्वल है। तो 1 फैराडे 96,500 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट अगर पूछी जाए तो बोल देंगे भाई 1 फैराडे है। बाकी हमें मेन जो फिजिक्स में यूज़ करेंगे वो इसी को यूज़ करना है, 1 कूलम को यूज़ करना है। तो बात हो गई किसकी, SI यूनिट की। क्लियर। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ में फोर्थ पॉइंट क्या है, जो बात करते हैं हम कि जो भी चार्ज है हमारे पास में, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम का मतलब हो गया कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रखे होंगे या बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है उसमें। तो किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा किसके, जितने भी चार्जेस हैं ऑब्जेक्ट्स पर, उन सब के एलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। क्या होगा, एलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल, हर ऑब्जेक्ट का चार्ज उठा लो, इस पे इतना है, इस पे इतना है, इस पे इतना है, उन सबका एलजेब्रिक सम। एलजेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, उन्हें ऐड कर दो तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम तैयार हो गया। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इंडिविजुअल चार्जेस के सम, एलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। एलजेब्रिक इसीलिए यूज हुआ क्योंकि क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। नेक्स्ट, ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, कंजर्व्ड, और क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड भी है और कंजर्व्ड भी है। तो एक क्वांटिटी कैसी है, क्वांटाइज्ड और कंजर्व्ड। ये दोनों हम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ेंगे और लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हमें उसी में स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में नहीं लिख रहे हैं हम इसे, अलग से दोनों लॉ बना के चलेंगे हम इसे। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई किसकी, चार्ज की। क्लियर। इसके बाद चलो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, जैसे एनर्जी का लॉ पढ़ा था हमने, 9 से पढ़ रहे हैं हम, 9th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, बिल्कुल सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ में आ गया, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, बना नहीं सकते हम कि चार्ज बना के तैयार कर दें, नहीं, चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म भी नहीं कर पा रहे हैं हम इसे। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे एनर्जी के लिए बोलते थे हम इसे। तो फिर करते कहाँ है, आया कहाँ से चार्ज, चार्ज कहाँ से आया, चार्ज क्या करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर पहुँच जाता है। फर्स्ट बॉडी से निकलेगा दूसरी पे चला जाएगा, या दूसरी से निकलेगा फर्स्ट के पास आ जाएगा। मतलब ये क्या करता है, ये केवल ट्रांसफ़र होता है। तो उसी लॉ में हम यूज करेंगे, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, इसे ऑब्जेक्ट एक से उठा के दूसरे पे ले जा सकते हैं, या दूसरे से उठा के पहले पे ला सकते हैं, बस इतना काम कर सकते हैं इसे। यही हुआ जब हमने 2 बॉडीज़ को रब किया था, ए और बी बॉडीज़ थी हमारे पास में, इन दोनों को हमने पहले बोला ये न्यूट्रल हैं, टोटल चार्ज इन पर कितना है, 0। टोटल चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं कि इनके पास चार्ज नहीं है, समझ लो, टोटल चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इनके पास चार्ज नहीं है, चार्ज तो है इनके पास। तो फिर कैसे है भाई, 0 कैसे आ रहा है, 0 इसलिए आ रहा है, सपोज अगर इसके पास 10 प्रोटॉन है तो इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो टोटल कितना हो गया, 0। सेम इधर आ जाओ, सपोज इसके पास 15 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी टोटल कितना है, 0। आफ्टर रबिंग, रब करने पर क्या होगा, सपोज करते हैं, कुछ भी कंसीडर कर लो, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास, ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, क्या हुआ, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और इसके पास चले गए।
अब क्या होगा नई सिचुएशन में, प्रोटॉन तो नहीं गए तो भाई प्रोटॉन तो 10 ही बचे इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास से चले गए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 बचे भाई। यहाँ पहुँच जाओ, 15 प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, देन इलेक्ट्रॉन्स 2 ऐड हो जाएंगे, ये आए इसके पास में, तो कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम कंपेयर करें तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को कैंसिल कर रहे हैं तो 2 प्रोटॉन बच रहे हैं इसके पास, 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसके पास में। तो बी ऑब्जेक्ट के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं, मतलब 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं। प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो निगेटिवली चार्ज हो गया, जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है उसके वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये है कंजर्वेशन। टोटल अभी अगर हम देखें तो अभी भी 0 है भाई, 10 और 15 25 प्रोटॉन्स पूरे सिस्टम में, पहले भी 25 थे अभी भी 25 है। इलेक्ट्रॉन्स पहले 25 थे अभी भी 88 एंड 17 विल बी 25, तो 25 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन टोटल अभी भी वहीं का वहीं है, कंजर्वेशन अभी भी है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो प्रोड्यूस हुआ ना ख़त्म हुआ। हाँ, एक ऑब्जेक्ट से वो दूसरे पे चला गया जिसकी वजह से हम जिसे देख रहे हैं वो अलग अलग हो गए, कि पहले ये न्यूट्रल था अब इसके पास 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, पहले ये न्यूट्रल था इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये किसी भी केमिकल रिएक्शन पर वर्क करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन पर वर्क करेगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई भी रिएक्शन ले लो तुम, कोई भी रिएक्शन ले लेंगे उस पर वर्क करता है, ठीक है। एक वर्ड है इसी में आता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो रेडिएशन है वो रेडिएशन स्पेशल कंडीशंस में 2 पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, 2 पार्टिकल्स को जनरेट करता है, तो इसलिए पेयर प्रोडक्शन वर्ड यूज़ किया। कौन है? एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और दूसरा पार्टिकल है उसका एंटी पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सब कुछ सेम है सिवाय चार्ज के, इस पर चार्ज नेगेटिव है और इस पर चार्ज पॉजिटिव है। रेडिएशन के पास टोटल चार्ज कितना है? 0, क्योंकि रेडिएशन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर जितना इसके पास है उतना ही इसके पास है। आफ्टर रिएक्शन रेडिएशन खत्म हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिले और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पास टोटल चार्ज अभी भी टोटल चार्ज कितना है? 0। तो रिएक्शन कैसी हो गई? कंजर्व्ड। रेडिएशन से हमें 2 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ऐसा लगेगा अरे रेडिएशन से हमें 2 पार्टिकल मिल गए तो प्रोड्यूस हो गया, प्रोड्यूस नहीं हुआ, टोटल चार्ज पहले भी 0 था अभी भी 0। प्रोडक्शन वर्ड है पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोड्यूस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन आया, लेकिन टोटल चार्ज की बात करें तो वो अभी भी कैसा है? कंजर्व्ड। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गई बात ये?